अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। फर्स्ट पार्ट में हमने ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट द एरर। अब एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग देख लेते हैं, जो याद रखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई थी कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल की एग्जांपल्स भी दी हुई थी और फिर उसके बाद ये बताया गया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर के साथ आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल के साथ आते हैं। जैसे सिंगुलर के साथ इज, वॉज, हैज और डज आता है और प्लूरल के साथ आर, व, हैव और डू आता है। और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे रहते हैं जो दोनों के साथ आते हैं, यानी सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, जैसे हैड, डिड, विल। और जितने भी मॉडल्स हैं यानी कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये मॉडल्स ऐसे रहते हैं कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आते हैं। इसके साथ एक और चीज मालूम रहना जरूरी है कि जब प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की बात होती है तो प्रेजेंट सिंपल में जो सिंगुलर होते हैं वो अपने वर्ब के साथ एस लगाते हैं। जैसे जैद सिंगुलर है तो जैद प्लेज, जैद कम्स, जैद गोज, जैद ईट्स, जैद कॉल्स, जैद मेक्स। और जो प्लूरल होते हैं वो अपने साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे जैद एंड हारिस प्ले, जैद एंड हारिस कम, जैद एंड हारिस गो, जैद एंड हारिस ईट, जैद एंड हारिस सेल, जैद एंड हारिस बाय, जैद एंड हारिस टीच, जैद एंड हारिस लर्न। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। This is the first question. I doesn't need. So I comes in plural. Okay. That is why it doesn't take does. It will take don't. I don't need. In next sentence, all great religions. So what it is? Plural or singular? Plural. So teaches. जब ये plural रहता है, subject plural रहता है, तो present simple के अंदर का जो verb रहता है वो s नहीं लेता है। So what will be the answer? Right answer. All great religions teach us, not teaches us. Next question. The English will took Orleans. So this is will and will always take V1 only. That is why it will be take. The English will take Orleans. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड नॉट पेड। तो जब भी सेंटेंस में डिड आता है उसके साथ V2 यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है। दैट इज व्हाई इट विल टेक पे। दे डिड नॉट पे एनीथिंग टू द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ हिट यू इन द हेड। सी लाइफ इज सिंगुलर एंड इफ इट इज सिंगुलर द वर्ब विल टेक एस इन इट। लाइफ हिट्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक। तो ये आई प्लूरल है, ये अपने वर्ब के अंदर एस नहीं लेता है, आई थिंक हो जाएगा। अगर ये शी होता या ही होता तो ही थिंक्स एंड शी थिंक्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स व इजी सब्जेक्ट। लेकिन मैथमेटिक्स तो एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है। दैट इज व्हाई द एरर इज वॉज। ही रन वेरी फास्ट। अब ये जो ही है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर अपने वर्ब के अंदर एस लगाता है जबकि वो प्रेजेंट सिंपल में हो। दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट, स्मिता स्टैंडर्ड एट द विंडो। तो स्टैंडर्ड ये कोई फॉर्म नहीं होता है बल्कि स्टूड फॉर्म होता है। मैनी टाइप्स ऑफ गेम्स वॉज प्लेड। तो मैनी टाइप्स ये भी प्लूरल है, गेम्स भी प्लूरल है और वॉज तो सिंगुलर के लिए आता है। तो व्हाट इज द एरर? इट विल बी व। एक और टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है पंचुएशन। पंचुएशन यानी एक सेंटेंस ऐसा दिया रहेगा जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा, पंचुएशन वगैरह कोई चीज नहीं रहेगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी सुटेबल पंचुएशन रहेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारी चीजें हम लोगों को लगाना है। अब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट स्पीच वाला पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी रहता है, कॉमा भी रहता है,
तो इस वजह से ज्यादातर एग्जाम्स में डायरेक्ट स्पीच दी जाती है। अब डायरेक्ट स्पीच ऐसी होती है कि कोई शख्स किसी और का डायलॉग हम लोगों को बता रहा है, तो जो दूसरे का डायलॉग बताया जा रहा है वो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है। लेट्स सी द क्वेश्चन। द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ इज इट पॉसिबल। अब यहाँ पे साइन दी है फुल स्टॉप की, यानी असर्टिव सेंटेंस की साइन दी हुई है। अब इसका सही आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसका प्रूफ क्या है कि ये क्वेश्चन है, असर्टिव क्यों नहीं हो सकता? तो उसकी असल निशानी ये है इंटरोगेटिव की, जैसे यहाँ पर इज है उसके बाद इट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो इट विल बी इंटरोगेटिव, और अगर सब्जेक्ट के बाद इज आता, हेल्पिंग वर्ब आता, तो वो असर्टिव सेंटेंस रहता। जैसे अगर सेंटेंस रहे इट इज पॉसिबल, तो वो सेंटेंस असर्टिव रहेगा। अब इट इज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इज इट पॉसिबल, तो वो क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। सो दिस इज द प्रॉपर पंक्चुएशन। नेक्स्ट, डिड यू हियर हिम? ही विस्पर्ड। अब ये सेंटेंस पढ़ के हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ही विस्पर्ड ये एक अलग चीज है, उसने कहा, और क्या कहा? तो ये उसका एज इट इज डायलॉग है। तो जो कहा हुआ डायलॉग होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए, तो जो पहला लेटर है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो हमेशा कैपिटल रहेगा। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है, तो ये भी निशानी हो गई कि ये इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क डाले। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने से पहले यहाँ पर हम लोग एक कॉमा डालेंगे। कॉमा इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, और बात कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए इसके बाद का जो पहला लेटर है ही विस्पर्ड, उसका पहला लेटर स्मॉल ही रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप हम लोगों ने नहीं डाले थे बल्कि कॉमा लगाए हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। सबसे पहली चीज तो हमको ये दिख रही है कि ये पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए। अब यहाँ से देखो, ही डजंट इवन पे मी, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ये दोनों के बीच में फर्क करने के लिए हम लोग कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और ये डजंट का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो एन के बाद हम लोग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ही डजंट इवन पे मी। और ये क्वेश्चन तो है नहीं, असर्टिव सेंटेंस है, दैट इज व्हाई अ फुल स्टॉप विल बी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम सैट कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली। अब डॉक्टर, ये जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसका पहला लेटर डॉक्टर का या मिस्टर का हमेशा कैपिटल रहेगा। डॉक्टर कलाम, अब ये चूंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन यानी किसी शख्स का नाम है, किसी फर्द का नाम है, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। डॉक्टर कलाम सैट कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली एंड लास्ट इट इज फुल स्टॉप। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग? ही आस्क। अब देखो, ये ही आस्क हम लोगों को पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी पूछी हुई बात है, यानी ये अलग चीज है और वो ही आस्क अलग चीज है। तो ये क्या है? ये इसका डायलॉग है। तो हम लोग अभी जैसे ऊपर सॉल्व किए थे, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बाग। अब जो बाग है ये एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी शख्स का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये जो बी है वो कैपिटल हो जाएगा। स्टार्टिंग में डायलॉग के स्टार्टिंग में, डायलॉग की एंडिंग में इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्यों आया? वो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है ही आस्क, यानी उसने पूछा, और पूछी क्या चीज जाती है? असर्टिव सेंटेंस पूछा नहीं जाता बल्कि इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने ही आस्क को देखकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक और टॉपिक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी सीखे थे, कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये 9 चीजें होती हैं जिसको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब एक सेंटेंस दिया रहेगा, 2 काम हमको करने होंगे। एक चीज तो ये कि मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करना है, और दूसरा ये कि उसका फंक्शन भी बताना है। फंक्शन यानी ये क्यों यूज हुआ है।
अगर किसी सेंटेंस में कैन आया तो कैन आकर क्या रोल प्ले कर रहा है, अगर वुड आया तो वुड का काम क्या है, शुड आया तो शुड किस पर्पस से सेंटेंस के अंदर यूज किया गया है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। लेट्स सी, ये मॉडल्स के कुछ फंक्शंस हैं। अब हर फंक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर एबिलिटी बतानी हो तो कैन का इस्तेमाल होता है, अगर पॉसिबिलिटी बतानी हो तो मे या माइट का यूज होता है, अगर परमिशन हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो, टाइम इज अप, यू कैन गो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज परमिशन। कैन आई कम इन, या कैन आई यूज योर ऑर्डर मॉडल, या मे आई कम इन, may I call you later. So what are these? These are the permission. So that is why may, can, etc. are for permission. Suggestion, should. Obligation, must and have to. Past ability, ये can है सिर्फ ability के लिए, और अगर हम लोग past की ability बता रहे हैं तो उसके लिए could आएगा। past की habit अगर बतानी हो, जैसे मैं बचपन में ये चीज करता था, बचपन में मैं बस से स्कूल जाता था, बचपन में मैं 3 घंटा पढ़ाई करता था, तो ये यूज टू आएगा। आई यूज टू गो बाय वॉक, यूज टू। और असिस्टेंस के लिए कैन आई, कुड आई, विल आई और वुड आई, इन चारों का इस्तेमाल होता है किसी से हम लोग असिस्टेंस अगर, यानी किसी से अगर हेल्प मांगी जाती है, इन चारों चीजों का इस्तेमाल होता है। अब ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। यानी याद कैसे, कि इतनी दफा इसको देखिए, इतनी अच्छे से समझिए कि जब सेंटेंस सामने हमारे आए तो सेंटेंस का मॉडल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाए। दिस आर द क्वेश्चन। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ, तो कुड यहाँ पर आया। कुड का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? पास्ट एबिलिटी। अ डाइट एडजस्टमेंट मे नॉट बी इनफ, तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट, कुड आई यूज, अब ये कुड आई, कैन आई, विल आई, वुड आई किसके लिए रहता है? रिक्वेस्ट के लिए। हम लोगों ने ऊपर क्या लिखे थे? असिस्टेंस। तो असिस्टेंस का मतलब रिक्वेस्ट ही होता है। द लिटिल बॉय माइट एक्ट वेरी वेल, अभी जो माइट है ये क्या चीज यहाँ पर शो कर रहा है? कि वो बच्चा हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, यानी पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। नेक्स्ट, वी कैन डू इट, ये कैन है और ये क्या चीज दिखा रहा है? एबिलिटी, फंक्शन है इसका एबिलिटी। अभी कुड परफॉर्म वेल इन स्कूल डेज, तो कुड एबिलिटी बता रहा है और कुड कैन का पास्ट है, इसलिए पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट, आई विल फिनिश द वर्क, तो यहाँ पर मॉडल है विल। अब आई विल फिनिश द वर्क, ये आपने आगे का, ये अपने फ्यूचर का इंटेंशन शो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम देंगे फ्यूचर इंटेंशन। नेक्स्ट, इवन द डॉल्फिन माइट बिलीव इट, नाउ माइट इज अगेन यूज्ड फॉर शोइंग द पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट, अब ये दोनों चीजें इसके अंदर हो सकती है। जैसे एक शुड का मतलब होता है सजेशन के, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इट इज शोइंग सजेशन, और दूसरा फंक्शन ये भी शो इसके अंदर हो सकता है कि किसी चीज को कंपल्जन के साथ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे पार्टी है, देखो कोई एक बच्चा भी खाली हाथ जाने ना पाए, तो ये हम लोग शुड का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन क्या शो कर रहा है? ऑब्लिगेशन का। ऑल थ्री ऑफ देम यूज टू सिट, अब यूज टू किसके लिए आता है? पास्ट हैबिट के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज यू कैन चूज अ प्लेस ऑफ योर ओन ड्रीम, तो कैन इज हियर, कैन इज मॉडल एंड इट इंडिकेट्स परमिशन और एबिलिटी। इसमें से हम लोग दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे तो दोनों भी राइट रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और टॉपिक कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। एक टॉपिक तो हम लोग ने काफी पहले पढ़े थे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, याद आया? ईडी अगर V2 और V3 में रहता है तो रेगुलर रहता है, अगर दोनों में से किसी एक में भी, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी अगर नहीं रहता है, जैसे ब्रेक का ब्रेकेड नहीं होता है बल्कि वो ब्रोक हो जाता है, तो वो इरेगुलर वर्ब रहता है। अब इसी तरीके से वर्ब के कुछ और टाइप्स भी हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ऐसा वर्ब कि जब उस सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया जाए तो उसका भी फॉर्म बदल जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं
शी टीचेस मराठी, ये टेंस कौन सा है? शी टीचेस, V1 आया, दैट इज वाई दिस इज प्रेजेंट सिंपल। ओके, अगर मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? शी इज, और ये क्या हो जाएगा? V4, यानी शी इज टीचिंग। तो वर्ब का फॉर्म बदल गया, टेंस के बदलने से वर्ब का फॉर्म बदल गया, इसलिए ऐसे वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होता है कि उसका आप टेंस बदलो चाहे सब्जेक्ट बदलो, मेनली अगर उसका टेंस बदल भी दिया जाएगा तो वो वर्ब चेंज नहीं होगा। जैसे ही अर्न्स, ये ही अर्न्स है, वो कमाता है। अब अगर हम इसका टेंस चेंज करेंगे तो अर्न का फॉर्म भी बदल जाएगा, ही इज अर्निंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ही अर्न्स टू पे द रेंट, तो यहाँ पर कितने वर्ब दिख रहे हैं? ही अर्न्स ये पहला और ये पे दूसरा। ही अर्न्स, अब इसका हम लोग अगर टेंस चेंज करेंगे तो अर्न का फॉर्म तो बदल जाएगा लेकिन पे का फॉर्म नहीं बदलेगा। जैसे ही अर्न्स टू पे, ही इज अर्निंग टू पे, ही हैज अर्न टू पे, ही हैज बीन अर्निंग टू पे। देखो इसकी पोजीशन तो बदली जा रही है लेकिन टू पे एज इट इज है, तो इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट के अंदर तीन अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहली चीज है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बहुत ज्यादा आसान है। इन्फिनिटिव हर ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके पहले TO2 आ जाए, जैसे ये टू आ गया, तो ये तो नॉन फाइनाइट है। लेकिन नॉन फाइनाइट के तीन टाइप में से पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। ही हैड सेव्ड, ये फाइनाइट है क्योंकि टेंस बदली होगा तो ये भी बदल जाएगा। टू सेलिब्रेट, इन्फिनिटिव। वी मस्ट बी एबल टू लुक, दिस इज इन्फिनिटिव। अब नॉन फाइनाइट्स की दूसरी दो किस्म भी देख लेते हैं। एक तो चीज होती है इन्फिनिटिव जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। दूसरी दो टाइप होती है, एक को कहते हैं जेरेंड और एक को कहते हैं पार्टिसिपल। अब जेरेंड किसको कहते हैं, पार्टिसिपल किसको कहते हैं? अब देखो इसको शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहली चीज तो फॉर्म कौन सा होता है, कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? तो जेरेंड हमेशा V4 रहता है। V4 का मतलब होता है ING। पार्टिसिपल कौन सा फॉर्म होता है? देखो जब हम लोग वर्ब के टेबल में पढ़ रहे थे, अगर नहीं याद है तो अभी भी हम लोग वर्ब का टेबल देख सकते हैं। V3 और V4 इन दोनों का नाम पार्टिसिपल है। V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें V3 भी आता है और V4 भी आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका रोल अलग क्या है, यानी जब ये वर्ब का ही कोई ना कोई फॉर्म है तो इसका नाम दूसरा यानी जेरेंड और पार्टिसिपल क्यों कर दिया गया? क्यों? क्योंकि इनका काम बदल गया। यानी स्पेलिंग वाइज तो ये लोग वर्ब है लेकिन काम इनका चेंज हो गया। जो जेरेंड होता है वो काम करता है नाउन की तरह, सेंटेंस के अंदर नाउन का रोल प्ले करता है, और जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। नाउन कैसे समझ में आएगा? अगर सेंटेंस में V4 यानी वर्ब का ING वाला फॉर्म अगर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है यानी सब्जेक्ट बन के आया या ऑब्जेक्ट बनकर आया तो डेफिनेटली वो जेरेंड है। जैसे अब यहाँ पर वर्ब क्या है? डिस्ट्रॉय। कौन सी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है? फ्रेंडशिप को, दिस इज ऑब्जेक्ट। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? फाइटिंग। अब देखो स्पेलिंग वाइज ये तो क्या है? वर्ब है, लेकिन काम किस चीज का कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। तो ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो चीज नाउन को डिस्क्राइब करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसकी एग्जांपल देख लीजिए, आई बॉट अ मशीन। अब ये जो मशीन है नाउन है। अब नाउन के पहले मैं एक एडजेक्टिव लगा रहा हूँ। अगर न्यू या ओल्ड लगाऊंगा तो न्यू और ओल्ड तो हम लोग समझते हैं कि ये एडजेक्टिव है क्योंकि वो मशीन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ वॉशिंग। आई बॉट अ वॉशिंग मशीन, तो मशीन को डिस्क्राइब कर रहा है वॉशिंग, और जो वॉशिंग है वो स्पेलिंग वाइज V4 है यानी वर्ब है, इसलिए ऐसे वर्ब को कहते हैं पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल V3 भी होता है,
V4 भी होता है। जैसे अब यहाँ पे चेयर नाउन है, अब नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने लगा दिया ब्रोकन। तो ब्रोकन क्या है, स्पेलिंग वाइज क्या है, ये स्पेलिंग वाइज तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है चेयर को डिस्क्राइब करने का, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और जब भी कोई वर्ब एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है तो इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स सी द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए। द इन्वेंशन अलाउड, ये तो फाइनाइट हो गया। हॉकिंग टू सिलेक्ट, ये टू सिलेक्ट क्या है, नॉन फाइनाइट है, और टू आ गया इसलिए ये इंफिनिटिव है। शी स्टार्टेड कॉम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, ये फाइनाइट है और ये V4 है, लेकिन ये काम किस चीज से कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन का। शी स्टार्टेड कॉम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, जैसे शी स्टार्टेड अ स्टोर रहता, शी स्टार्टेड अ होटल रहता, शी स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट रहता। तो रेस्टोरेंट, होटल, ये सारी चीजें नाउन है। अब नाउन की जगह पर यानी स्टार्टेड का ये ऑब्जेक्ट बन गया। शी स्टार्टेड, दिस इज सब्जेक्ट, स्टार्टेड इज वर्ब। अब किस चीज को स्टार्ट किया गया, किस चीज को उसने स्टार्ट करी, कॉम्पीटिंग को स्टार्ट करी, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। और जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वो नाउन हो जाते हैं यानी जेरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था रीराइट यूजिंग इंफिनिटिव, तो व्हाट विल बी द इंफिनिटिव ऑफ competing? To compete. She started to compete at international level. Next, he decided to go. To go आया infinitive. In giving so much, in giving so much, he becomes strong. अब इसका क्वेश्चन है रीराइट विथ फाइनाइट फॉर्म ऑफ गिविंग। गिविंग का फाइनाइट फॉर्म क्या होता है, ओनली गिव। सो व्हाट विल बी द आंसर, इन गिविंग सो मच ही, ये सब्जेक्ट है तो हम लोग गिव को ही के साथ जोड़ देंगे। ही गिव्स सो मच दैट ही बिकम्स स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, ये टू ग्रो इंफिनिटिव। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इंफिनिटिव। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली, this attitude of taking, so what it will be, gerund. Why? Because suppose this attitude of Hammad, तो Hammad क्या है, नाउन है। अब नाउन की जगह पे taking आ गया। This attitude of taking destroys family, so this is working as a noun, that is why it is known as gerund. We saw small bits of grass peeping, ये है नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में से कौन सी चीज है, ग्रास पीपिंग। अभी जो पीपिंग है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रास को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ग्रास का एडजेक्टिव बन गया। ग्रास कैसे थे, पीपिंग हो रहे थे, इसलिए ये पार्टिसिपल रहेगा। थ्रू द क्रैक्स, पार्टिसिपल। आई जस्ट हैड टू डू इट, टू डू इज इंफिनिटिव। लास्ट थ्री क्वेश्चंस। देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई, so to deny is infinitive. He gave a reward to run, infinitive. Finish your work quickly, said Sujata. अब यहाँ पे वर्ब कितना है, दो वर्ब है, सेड और फिनिश। सेड बदली हो सकता है कि नहीं बदली हो सकता है, सेज सुजाता भी हो सकता है, यानी वो तो टेंस चेंज हुआ, सेड बदल गया। लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फिनिश योर वर्क, किसी को हुक्म दिया जा रहा है कि अपना काम जल्दी कर लो, फिनिश योर वर्क। तो ये जो फिनिश है इसका टेंस चेंज ही नहीं हो सकता है। तो दैट इज वाई जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा तो जो काम करने के लिए कहा जा रहा है, जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा नॉन फाइनाइट ढूंढने के लिए, तो जो काम का ऑर्डर दिया जा रहा है तो वही वर्ब नॉन फाइनाइट होगा। अब यहाँ पर एक और टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाली टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है वाकई। अगर ये हम लोगों को करने आ जाती है समझ कर अच्छे से, तो इसको सॉल्व करने में एक अलग ही इंटरेस्ट आता है। दैट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं, तकरीबन 6 रूल्स हैं। वो 6 रूल को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिग्रीज होती कितनी है, 3 डिग्री होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। अब जो याद रखने की जो मैंने कुछ चीजें बताया उसको अब देखते हैं। जब भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी तो उसके अंदर कुछ चीजें हमेशा आना कंपलसरी है। द EST यानी ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, फाइनेस्ट,
या तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट वंडरफुल। ये जो द है ये सुपरलेटिव के अंदर आएगा, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में नहीं आएगा। कंपैरेटिव के अंदर क्या चीज आना जरूरी है? ई आर या तो मोर। ई आर यानी ग्रेटर, स्मॉलर, हायर, टॉलर। और मोर यानी मोर ब्यूटीफुल, मोर वंडरफुल, मोर पावरफुल, मोर ब्रिलियंट, मोर हैंडसम। तो ये सारी चीजें प्लस देन, ये दोनों चीजें, दोनों दोनों की दोनों चीजें कंपैरेटिव के अंदर आना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात याद रखना चाहिए कि ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे मोर टॉलर, मोर स्मॉलर, मोर हायर, मोर ग्रेटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज आएगी। और प्रिफरेबल क्या रहता है? ये प्रिफरेबल है। अगर यानी कोई चीज ई आर को एक्सेप्ट कर रही है तो उसमें मोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे ग्रेट, तो ग्रेट ग्रेटर यानी ई आर एक्सेप्ट कर रहा है तो मोर ग्रेट बोलने की जरूरत ही नहीं है, मोर स्मॉल बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर ई आर लगे उसी को प्रिफर करेंगे। तीसरी चीज पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर क्या चीज आना जरूरी है? एज गुड एज स्मॉल एज टॉल एज ब्यूटीफुल एज वंडरफुल एज हैंडसम एज। यानी ये कोई चेंज, ये पॉजिटिव है, ये किसी को चेंज नहीं करता। भाई तुम जैसे हो वैसे ही रहो, हम लोग अपना काम कर लेंगे। एज आगे पीछे आ जाएंगे और काम हमारा हो जाएगा। ये चीज भी याद रखना चाहिए कि जो अपनी अपनी खसूसियत है तीनों की, 2 डिग्रीज की कोई भी चीज साथ में नहीं आएगी। यानी एज ग्रेटर एज नहीं आएगा क्योंकि एज तो यहाँ का है और ग्रेटर कंपैरेटिव का है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। एज फाइनेस्ट एज ऐसा भी नहीं आएगा क्योंकि ई एस टी तो दोनों का है, सुपरलेटिव का है। और पॉजिटिव के अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीज रहती है बगैर किसी चेंजेस के। तो ये एक चीज अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, सुपरलेटिव सेंटेंस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक रहता है जिसमें सिर्फ द मोस्ट या तो द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द फाइनेस्ट ऐसा रहता है, या तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट वंडरफुल ऐसा रहता है। ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप रहता है इसका वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। तो जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो सुपरलेटिव दिया जाएगा, सेंटेंस जो होगा वो सुपरलेटिव में होगा और उसको पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में चेंज करना रहेगा। तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखें। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। जब सुपरलेटिव को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे सेंटेंस की? सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, अगर द मोस्ट यानी ये टाइप वाला आ रहा है तो हम लोग पॉजिटिव में शुरू करेंगे सेंटेंस को नो अदर, नो अदर से शुरू करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे इंशाल्लाह। नो अदर से शुरू करेंगे, इतना याद रखना, नो अदर से शुरू करेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको शुरू करेंगे वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, ठीक है। और कंपैरेटिव जो रहेगा वो सुपरलेटिव जैसा है वैसे ही इसको भी स्टार्ट करेंगे, किसी दूसरी चीज से स्टार्ट नहीं करेंगे। सुपरलेटिव सेंटेंस जैसा स्टार्ट है वैसे ही स्टार्ट करेंगे। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बता दिया जाएगा। बस ये मुख्तसर सी बात को याद रखना है। सुपरलेटिव की 2 टाइप है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पॉजिटिव शुरू करेंगे नो अदर से, और जब वन ऑफ द मोस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग पॉजिटिव को शुरू करेंगे वेरी फ्यू से। ये पॉजिटिव की चीज हो गई। कंपैरेटिव सेंटेंस तो हम लोग वैसे ही शुरू करेंगे जैसे सुपरलेटिव सेंटेंस शुरू है। इसमें चेंज क्या करेंगे? यहाँ पर सपोज जो टॉलेस्ट लिखा हुआ है टॉलेस्ट, तो हम लोग यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे टॉलर, यानी टॉलेस्ट को टॉलर कर देंगे, टॉलर देन एनी अदर। और जो भी चीज यहाँ पे कंपेयर की जा रही है एनी अदर बॉय। जैसे राहुल यहाँ पे लिखा था राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राहुल इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। और जब इस किस्म का क्वेश्चन रहेगा राहुल इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास,
तो हम लोग उसको शुरू तो वैसे ही करेंगे, लेकिन ये जो एनी अदर है इसको हम लोग कर देंगे मोस्ट अदर। राहुल इज टॉलर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पर कंपैरेटिव क्वेश्चन दिया रहेगा या पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा और इनको आपस में इंटरचेंज करना रहेगा। तो जब भी सेंटेंस में सिर्फ दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने राहुल वाला सेंटेंस पढ़ा था, तो राहुल के साथ सिर्फ एक नहीं था बल्कि राहुल को कंपेयर किया जा रहा था पूरी क्लास से, तो वहां पर तो सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है। लेकिन जब सिर्फ दो ही लोगों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती है, या तो पॉजिटिव डिग्री रहेगी या तो कंपैरेटिव डिग्री रहेगी। जैसे अगर कई लोगों की रेसिंग हो रही है, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, तो जो फर्स्ट आएगा वो उस वक्त तो कह सकता है कि मैं सबको हरा दिया, यानी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकता है कि मैंने सबको हरा दिया। लेकिन अगर भागने वाले सिर्फ दो ही थे, करण और अर्जुन, तो करण ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सबको हरा दिया। भाई तेरे साथ भाग ही रहा था एक, तो तू सबको कहाँ हराएगा? यानी जब दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री वहां पे इस्तेमाल ही नहीं होगी, या तो पॉजिटिव इस्तेमाल होगी या तो कंपैरेटिव इस्तेमाल होगी। अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, इसको भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखते हैं। द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। अब कौन कौन सी चीज को कंपेयर किया जा रहा है? नोबेल प्राइज, ये भी एक प्राइज है, यानी ये भी एक ऑनर है, इसको कंपेयर किया जा रहा है बाकी सारे ऑनर से। सिर्फ एक ऑनर से नहीं बल्कि जितने भी किस्म के ऑनर से सबसे कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तीनों की तीनों इस्तेमाल की जा सकती है। नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। ये कौन से टाइप का सुपरलेटिव था? वन ऑफ द मोस्ट। ओके, तो इसको हम लोग शुरू कैसे करेंगे? वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज द नोबेल प्राइज। कौन सी चीज को कंपेयर किया जा रहा है? ऑनर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर, आर क्यों आया? यहाँ पे इज था तो यहाँ पे आर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे वेरी फ्यू की वजह से ये ऑनर्स प्लूरल हो गया। वेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर एज ग्रेट एज द नोबेल प्राइज। कंपैरेटिव कैसे शुरू होता है? सेम उसी तरीके से शुरू होता है। द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा द नोबेल प्राइज इज ग्रेटर देन मैनी ऑनर्स इन द वर्ल्ड या मोस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। दोनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट, ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है? मॉन्यूमेंट्स का। जितने भी मॉन्यूमेंट्स है सब, सिर्फ एक नहीं। और किससे कंपेयर हो रहा है? ताजमहल से। तो हम लोग इसको भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड आर एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल। कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे सुपरलेटिव स्टार्ट है वैसे ही। ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड। वेरी फ्यू, ये वन ऑफ द जहां पे भी स्टार्ट रहेगा तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू अदर डिसीजन, ये वेरी फ्यू डिसीजन आई हैव मेड आर एज गुड एज इट। अब ये पॉजिटिव के अंदर ये स्ट्रक्चर आना कंपल्सरी है। एज ब्लैंक एज गुड एज ब्यूटीफुल एज वॉट एवर एज। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजन आई हैव एवर मेड। इट इज, जैसे यहाँ पे इट इज है, हम लोग ने इसको स्टार्ट करे उसी चीज से। इट इज वन ऑफ द बेस्ट था तो इट इज बेटर कर दिए, बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजंस आई हैव एवर मेड। Delhi is one of the most polluted cities in the world. Very few other cities in the world are as polluted as Delhi. Or comparative, Delhi, same. Delhi is more polluted than most other cities in the world. अब जो मैंने एक एक्सेप्शन बताया था कि हमेशा तो कंपैरेटिव वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे सुपरलेटिव स्टार्ट है, सिवाय एक एक्सेप्शन के, वो ये एक्सेप्शन है। यानी अब कंपैरेटिव इससे स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे स्टार्ट होगी? तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा।
यानी हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमको मिला फियर एंड इनटॉलरेंस। तो कंपैरेटिव डिग्री स्टार्ट होगी इसी चीज से, सब्जेक्ट से। फियर एंड इनटॉलरेंस आर, अब ये दो चीज हो गई, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे आर यूज किए। फियर एंड इनटॉलरेंस आर बिगर challenges than any other challenge knocking on the doors of human beings। यानी मुख्तसर ये कि अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को उस सुपरलेटिव डिग्री से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को स्टार्ट में लाएंगे। फियर एंड इंटॉलरेंस टिल एंड। पॉजिटिव, पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं था, ये डायरेक्ट द बिगेस्ट था, तो इसलिए वेरी फ्यू से स्टार्ट नहीं करें बल्कि नो अदर से स्टार्ट करें। नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एज बिग एज फियर एंड इंटॉलरेंस। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। पॉजिटिव लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं है, इसलिए नो अदर से स्टार्ट हुआ। नो अदर प्लैनेट इज एज लार्ज एज जुपिटर। Jupiter is larger than all other planets. Pixel is now the world's most successful animation studio. No other, क्योंकि यहाँ पे most है, one of the most नहीं है। No other animation studio is as successful as Pixel, and comparative will be start as same. Pixel is now more successful than all other animation studios. ऑल को यहाँ पर हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर में देखे थे एनी, एनी भी यूज किया जा सकता है। लक्षद्वीप इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर अ बीच हॉलीडे। इज द बेस्ट है इसलिए नो अदर से स्टार्ट है। नो अदर डेस्टिनेशन इज एज गुड एज लक्षद्वीप फॉर अ बीच हॉलीडे। और यहाँ पर कंपैरेटिव सेम सुपरलेटिव की तरह स्टार्ट करेंगे। लक्षद्वीप इज बेटर देन एनी अदर डेस्टिनेशन फॉर अ बीच हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। अब देखो ये भी सुपरलेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो कंपैरेटिव को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, कंपैरेटिव से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव के अंदर दोनों तरफ एक पार्टी रहना चाहिए, तभी तो दोनों के अंदर कंपैरिजन होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढेंगे और उस सब्जेक्ट से कंपैरेटिव डिग्री स्टार्ट करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री अपने पुराने उसूल के हिसाब से वेरी फ्यू या नो अदर से स्टार्ट होगी। अब ये वन ऑफ द मोस्ट नहीं है, द मोस्ट है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री तो नो अदर से स्टार्ट होगा। नो अदर टाइम वॉज एज इम्पोर्टेंट एज द टाइम व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। एंड कंपैरेटिव विल बी, अब सेंटेंस के अंदर मेन चीज क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, द टाइम व्हेन यू आर डिगिंग द बेड। So it will be starting, so it will start with the same thing. The time when you are digging the ground was more important than any other time. अब यहाँ पर जो दो कंपेयर चीज के बारे में बात चल रही थी कि जब सिर्फ दो ही लोगों को आपस में कंपेयर किया जा रहा हो तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री बनेगी या तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी ही नहीं। तो उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अनंत वॉज बेटर देन हर इन मैनी थिंग्स। अब दम ध्यान से समझिए, अगर ये 1 मार्क्स का आएगा तो हम लोग अगर समझे रहेंगे तो आसानी से 1 मार्क्स हमारे खाते में। अनंत वॉज बेटर देन हर, कितने लोग कंपेयर हैं? सिर्फ 2 लोग, कोई ग्रुप को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। अनंत वॉज बेटर देन हर इन मैनी थिंग्स। अब देखो दिमाग में अपने एक सवाल पैदा करो, दोनों में बेटर कौन है? अनंत बेटर है, किससे? हर से, उस लड़की से बेटर अनंत है। अब हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो उसके मीनिंग में डिफरेंस आना चाहिए नहीं। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनो, जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो जो बात की चीज है उसको हम लोग पहले ले आएंगे और सेंटेंस को नेगेटिव कर देंगे। जैसे शी, हर को पहले ले आए, शी वॉज नॉट एज गुड एज अनंत इन मैनी ऑफ द थिंग्स। जैसे यहाँ पे बेटर कौन बताया जा रहा है? किसको बताया जा रहा है? अनंत को। अब ये आंसर में कौन ज्यादा बेहतर है? अनंत ही बेहतर है, इसकी जो नफी की जा रही है। शी वॉज नॉट एज गुड एज अनंत इन मैनी थिंग्स। लाइकवाइज साइकिल रिपेयर्स आर चीपर देन मोटर रिपेयर्स। दो चीज को कंपेयर किया गया, साइकिल रिपेयर को और मोटर रिपेयर्स को। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो हम लोग दोनों चीजों को रिप्लेस कर देंगे और सेंटेंस को यानी आंसर को नेगेटिव बना देंगे। मोटर रिपेयर्स आर नॉट एज चीप एज साइकिल रिपेयर्स। मीनिंग सेम हो गया, और हमारा जो उसूल है पॉजिटिव का, एज
चीप एज, ये भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो आप लोगों के साथ एक और टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं, बहुत आखिर आखिर की टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये कंजंक्शंस की टॉपिक है। कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो दो अलग अलग सेंटेंस को साथ में जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बना देते हैं, उनको कंजंक्शंस कहते हैं। अब एक बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल नॉट ओनली बट ऑल्सो का होता है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो सूनर देन, याद आया? ये दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, इसलिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे नॉट ओनली से, और नॉट ओनली के बाद सबसे पहला वर्ड जो लिखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे कहाँ से? सेंटेंस में चेक करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब वहां पर है क्या, एम इज आर वॉज वर हैज हैव एंड ये सब। अगर है तो नॉट ओनली के बाद उसी को डालेंगे। अगर नहीं है तो हमारा सब्स्टिट्यूट है डू डज डिड। यानी अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो आप मेन वर्ब को देखिए। मेन वर्ब वी टू है तो हेल्पिंग वर्ब को डिड कंसिडर कर लीजिए। अगर मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है यानी वी वन है तो डू और डज में से किसी एक को कंसिडर कर लीजिए। डू और डज में से किसको कंसिडर करेंगे? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू यूज करेंगे। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा इंशाल्लाह। द पार्टीज, द स्टेट पार्टीज आर, अब देखो जो अपने को चाहिए था वो मिल गया। द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग द न्यू साइट। नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरू करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो आर था यहाँ लगा दिया आर। द स्टेट पार्टीज, यहाँ द स्टेट पार्टीज। अब ये आर है यहाँ पर, लेकिन आर की तो हम लोगों ने जगह ऑलरेडी चेंज कर दिए। अब यहाँ के लिए आर बचा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो। नॉट ओनली आर द स्टेट पार्टीज, आगे आगे की चीज सेम। कहाँ तक की सेम? रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग। अब ये जो एंड है यानी जो पहला गिवन सेंटेंस में जो कंजंक्शन था उस कंजंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बट ऑल्सो से, चाहे वो कोई भी कंजंक्शन हो। अगर दोनों कंजंक्शन को आप यूज कर देंगे तो आंसर सरासर गलत हो जाएगा, इसलिए एंड को हम लोग बट ऑल्सो से रिप्लेस कर देंगे। द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स, so the answer will be not only are the state parties responsible for identifying but also for nominating new sites. See the next question. She ate the caviar and she ate the salmon. Now again we have to use the same thing. She ate. नॉट ओनली से सेंटेंस को स्टार्ट करें। सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या है? डू डज डिड। मेन वर्ब को देखिए, V2 है, इसका V1 क्या होता है? ईट। तो V2 के लिए कौन सी चीज हमको मिली? डिड। नॉट ओनली डिड, और जब डिड आ जाता है ना सेंटेंस में तो जो V2 ऑलरेडी यूज था वो V1 बन जाता है। नॉट ओनली डिड शी ईट द कैवियर बट ऑल्सो द salmon. नेक्स्ट, नेचर सूट्स एंड नर्चर्स। तो ये V1 है, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नॉट ओनली से शुरू करें, और ये चूंकि V1 है और ये सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने डज यूज करे। अगर नेचर के साथ कोई और चीज भी होती, नेचर एंड द क्रिएटर, अगर दो चीज साथ में होती तो यहाँ पे हम लोग डू यूज करते। नॉट ओनली डज नेचर सूट बट ऑल्सो नर्चर्स। अब जैसे जब डिड आता है तो एट ईट हो गया, इसी तरीके से जब डस आ गया तो सूट, जो वहां पे एस लगा था वर्ब के अंदर, जो एस लगा था वहां से एस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंग लेट द IAF थ्रू द वॉर विद करेज। अब ये V2 मिल गया, यानी हमको सब्स्टिट्यूट मिल गया नॉट ओनली के बाद लगाने का। नॉट ओनली डिड सिंग लीड, जब डिड आ गया तो ये जो लेट था वो क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। लीड द IAF थ्रू द वॉर विद करेज। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, करेज के बाद बट ऑल्सो लगा देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि गिवन सेंटेंस में जो भी कंजंक्शन यूज है, जैसे ये, उसी का रिप्लेस हमको बट ऑल्सो करना है। तो जहां पर एंड है वहीं पे बट ऑल्सो लगेगा। नॉट ओनली डिड द सिंग लीड द IAF थ्रू द वॉर विद करेज डिटर्मिनेशन बट ऑल्सो विद प्रोफेशनल स्किल्स।
अब ये एंड कभी साथ में नहीं लगा देना, दो कंजंक्शन साथ में नहीं आएंगे, बट ऑल्सो विथ प्रोफेशनल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला इज, ये मिल गया अपने को हेल्पिंग वर्ब। केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। नॉट ओनली इज केरला द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो, अभी जो एंड था इसको हम लोगों ने बट ऑल्सो से रिप्लेस कर दी, बट ऑल्सो लैंड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सेंटेंस है तो बड़े सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है, जो अपना फॉर्मेट है वही फॉर्मेट लगा देना है। जो कंजंक्शन है उसको रिप्लेस कर देंगे बट ऑल्सो से, और नॉट ओनली के बाद सेंटेंस के अंदर जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज कर देंगे, आंसर हो गया। ओके, नॉट ओनली हम लोग यहाँ पे लगा दिए। नॉट ओनली के बाद क्या चीज लगेगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर आर है, हम लोगों ने इज क्यों यूज करें, क्योंकि पहले तो द ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ वीना, ओके, ये दोनों को साथ में लाया गया था, इसलिए आर का यूज किया गया। लेकिन हम लोग अब ओपेरा हाउस को अलग क्लॉज में डाल रहे हैं और दूसरे सेंटर को अलग क्लॉज में डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ओपेरा हाउस सिंगुलर हो चुका है। इस सिंगुलर होने की वजह से हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली इज द ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया अ कल्चरल साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बट ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। ये एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। वर्थ वॉचिंग आर द स्पेक्टेकुलर मरीन लाइफ एंड द नाइट्स ऑफ स्काई। कौन कौन सी दो चीजें हैं वर्थ वॉचिंग, द स्पेक्टेकुलर मरीन लाइफ और द नाइट स्काई। तो नॉट ओनली से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और फिर इज यूज करके द स्पेक्टेकुलर मरीन लाइफ पहले आ गया। नॉट ओनली इज द स्पेक्टेकुलर मरीन लाइफ वर्थ वॉचिंग बट ऑल्सो द नाइट स्काई, बट ऑल्सो द नाइट स्काई। नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन इज नो सूनर देन। जैसे मैंने पहले बताया दोनों के उसूल बिल्कुल सेम है, नो सूनर देन के और नॉट ओनली बट ऑल्सो के। क्या उसूल था, जैसे नॉट ओनली से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर भी नो सूनर से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाएगा। कंजंक्शन को बट ऑल्सो से रिप्लेस कर रहे थे, अब इस सेंटेंस के कंजंक्शन को देन से रिप्लेस करेंगे। एक बात और याद रखना चाहिए कि देन THAN है, THEN नहीं है, THAN वाला देन है। एज सून एज, अच्छा जब भी नो सूनर देन वाला क्वेश्चन रहेगा तो जो गिवन सेंटेंस रहेगा वो एज सून एज वाला ही रहेगा। एज सून एज और नो सूनर देन की जोड़ी है, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर नो सूनर देन है तो हमको आंसर लिखना रहेगा एज सून एज का इस्तेमाल करके, और अगर क्वेश्चन एज सून एज वाला है तो हमको आंसर लिखना रहेगा नो सूनर देन वाला। एज सून एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जेम्स। तो यहाँ पर सॉ है, ये V2 है, V2 के अलावा कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको नो सूनर के बाद क्या लगाना है, डिड, और जब डिड लग जाएगा तो सॉ सी हो जाएगा। नो सूनर डिड शी सी इट देन, अब यहाँ पे जो कॉमा है, अब कॉमा की जगह हम लोगों ने देन लगाए, देन शी न्यू इट इट मस्ट बी जेम्स। As soon as we met to our rocky head, we saw the spread of the majestic ocean. As soon as की जगह पे हम लोग no sooner लगाएंगे और no sooner के बाद again this is V2, so we will use did. No sooner did we meet to our rocky head then. अब ये कॉमा यानी इसकी जगह पे जो दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्लॉज स्टार्ट करने से पहले हम लोग then का यूज करेंगे। Then we saw the spread of the majestic ocean. ये तो देखो मीट, मेट को हम लोगों ने मीट किए, क्यों मीट किए, क्योंकि जब भी डिड आ जाता है तो V2 V1 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सौ को सौ ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ से कंजंक्शन दूसरा स्टार्ट हो गया है, ये दूसरे कंजंक्शन के टेंस का रोल भी इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट, एज सून एज द थीफ escaped the family informed the police. No sooner did the thief escape than the family informed the police. I hope you all have understood both of these topics very well, inshallah. Next and the last question of this topic. No sooner is the bill passed than it will become an act. अब ये उसका रिवर्स है, यानी नो सूनर क्वेश्चन में है, अपने को आंसर में लगाना है एज सून एज। ये याद रखना चाहिए कि जब कंजंक्शन लगाया जाएगा तो दूसरा कंजंक्शन निकल जाएगा,
इसी तरीके से जब हम लोग एज सून एज लगाएंगे तो इसके अंदर नो सूनर देन ये जो जोड़ी है ये दोनों निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि नो सूनर की जगह पर एज सून एज तो लगा दिए लेकिन देन को भी एज इट इज ले आए, ऐसा नहीं। नो सूनर प्लस देन ये एक जोड़ी है, साथ में आती है साथ में जाती है। जब हम लोग इसकी जगह पर एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे तो नो सूनर देन को अलविदा कर देंगे। एज सून एज द बिल इज पास इट विल बिकम एन एक्ट। नेक्स्ट यूजेस ऑफ कंजंक्शन। ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर द लास्ट, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज विथ हिम, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दो एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करके। अच्छा, वो कंजंक्शन के बारे में कोई डेफिनेट बात नहीं कही गई है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करना है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करना है। जब ये चीज मेंशन नहीं रहेगी तो हम लोग कोई भी सुटेबल कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। He beat the English the year before the last when I was with him। और अगर ऐसा हम लोग लिखेंगे he beat the English the year before the last and I was with him, and का इस्तेमाल करेंगे यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, then also the answer is right। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनना। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम लोगों को कोई कंजंक्शन यूज करने के लिए कहा जा रहा है तो जो ऑलरेडी कंजंक्शन यूज है वो हट जाना चाहिए। अब वो रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप। अब यहाँ पर हम लोगों को रीराइट करना है एज वेल एज से, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज है। सो वी विल गेट दिस एंड इज यूज हियर। तो ये जो हम लोग एज वेल एज यूज करेंगे इससे रिप्लेस कर देंगे। Businesses must be more responsible, accountable, as well as open to innovative partnerships. Next question. If the site meets with these criteria, it can be inscribed in the World Heritage List. Rewrite using unless। अब जब भी unless वाला क्वेश्चन आएगा तो एक बात याद रखिए, सेंटेंस के दो क्लॉज में से एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अनलेस द साइट मीट्स विद दिस क्राइटेरिया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव किसको कहते हैं? जिसमें नो, नॉट, नेवर ना आवे उसको पॉजिटिव कहते हैं। और नेगेटिव किसको कहते हैं? जिसमें इन तीनों में से कोई एक चीज आ जाए। तो पहला पार्ट पॉजिटिव है, अनलेस द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया इट कैन नॉट बी, ये नेगेटिव हो गया, इट कैन नॉट बी इंस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेक्स्ट, ग्रैंड एज द वॉच वॉज। अब ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन यानी सेंटेंस आगे पीछे, सेंटेंस के वर्ड्स आगे पीछे। द वॉच वॉज ग्रैंड, ये ऐसा होना चाहिए था। ग्रैंड एज द वॉच वॉज ही समटाइम्स लुक्ड एट इट टिल एंड रीराइट यूजिंग दो। दो का मतलब क्या होता है? भले। जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना भले, भले उसकी घड़ी बहुत अच्छी थी लेकिन वो बहुत कभी कभार निकाल के देखता था क्योंकि उसके ऊपर एक चिल्ली बंधी हुई थी। तो भले हम लोगों ने कहाँ इस्तेमाल किए? उर्दू में स्टार्टिंग में इस्तेमाल किए। तो दो, द वॉच वॉज ग्रैंड, ही समटाइम्स लुक से लेकर आखिर तक के सब एज इट इज। नेक्स्ट इज इवन इफ। इवन इफ का मतलब होता है जैसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं फिर भी, ऐसा ऐसा था फिर भी, तुझको इतना टाइम मिला पढ़ने का फिर भी तू नहीं पढ़ा। तो इवन इफ का मतलब होता है फिर भी। तो क्वेश्चन इज however impossible things may look, there is always an opening। यानी हालात इतने ही ज्यादा मुश्किल क्यों ना दिखे फिर भी उसमें कहीं ना कहीं हल तो होता है। So even if things may look impossible, there is always an opening। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, he shared a room with a boy suffering from a leukemia। ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है इसमें कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब रीराइट यूजिंग हु, ये इंटेरोगेटिव बनाने नहीं कह रहे, क्योंकि अगर WH से इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसका क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आएगा कि फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। अब यहाँ पे रीराइट यूजिंग हु पूछा गया है, इसका मतलब ये है इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स करने के लिए कहा जा रहा है, यानी दो अलग अलग सेंटेंस बनाना है और बीच में एक कंजंक्शन लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ देना है। जैसे he shared a room with a boy, एक सेंटेंस हो गया।
अब उसके बाद हु लगा कंजंक्शन, हु वॉज सफरिंग विथ ल्यूकेमिया। अंडरस्टैंड? देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, रीराइट यूजिंग दैट। इट वॉज अ टेरिबल थिंग दैट हैपेंड, इट वॉज अ टेरिबल थिंग अलग सेंटेंस हो गया, हैपेंड यानी इट वॉज हैपेंड ये एक अलग सेंटेंस हो गया, और दोनों सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ दिया गया। इट वॉज अ टेरिबल थिंग दैट हैपेंड। نفسي بنور من فؤادي